छात्रों, आज हम पुनः नरेश मेहता जी के समय देवता का प्रारंभिक अंश को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व भी हमने इस कविता के विषय में जाना। इसका ही अंश आज प्रस्तुत है। तो पहले इस कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। जीवन की बर्फीली निर्जनता में जैसे उग आई हंसमुख हरियाली। जीवन की बर्फीली निर्जनता में जैसे उग आई हंसमुख हरियाली। 6 महीने तक जम जाता है देव हमारे गगन खेत में जल किरणों का। जाने किन स्लेजों पर चढ़कर 6 माहों तक अंधकार आता ही रहता। लगता है जैसे सूर्य को ही ब्याह दिया दिन ने अपने प्रिय मित्र। वरुण को विदा हो गई कन्या की। सब रिक्त हो गए दिक्पालों के अन्न भांड वे। सुनसान पड़ा है नव मंडप जिसमें लगन यज्ञ का धूम घिर रहा। गाढ़ा होकर समय देवता। उन नीचे के गरम देश में उतर चलो अब। कहीं ना जम जाए संवत रथ वर्ष अश्वरथ। नील रेशमी क्षण की बलगा। यह नीले सूरज की धरती नील कमल सी सुविधा होवे। ऋतु के बर्फ चमेली से मंगल हों। होते हैं प्रारंभ यहाँ से मनुज पदों के रक्त चिन्ह जो किसी सदी में कहीं चले थे अग्नि भूख की प्यास मिटाने। समय देवता मनुज निष्क्रमण की ये प्राचीन कथा किंतु सामने आ पहुंची है कर्म भूमि। यह उस सरिता की जिसको सब कहते हैं बोलगा। यह यौवन की भूमि सोवियत जहाँ मनुज की उसके श्रम की होती है पूजा। जीवन की बर्फीली निर्जनता में जैसे उग आई हंसमुख हरियाली। जीवन की बर्फीली निर्जनता में जैसे उग आई हंसमुख हरियाली। कवि इस कविता में कहता है कि वह रेंडियर और भालुओं को वह देखता है और उनकी आँखें उसे अत्यंत प्रिय लगती हैं और उसकी पत्नी उस बर्फीले क्षेत्र में भी आग के सहारे बैठी हुई हैं। उसके आगे कवि कहता है कि जीवन की बर्फीली निर्जनता में जैसे उग आई हो हंसमुख हरियाली। निर्जनता कहते हैं जहाँ पर निर्जन स्थान हो, लोग न हो, कि जैसे उग आई हो हंसमुख हरियाली। हंसमुख हरियाली प्रसन्नचित
वातावरण जैसे उसको दिखाई दे रहा हो कि 6 महीने तक जम जाता है देव हमारे गगन खेत में जल किरणों का। कि 6 महीने तक जम जाता है, देव कहते हैं देवता के लिए, हमारे गगन क्षेत्र में जल किरणों का। गगन कहते हैं आसमान के लिए, आसमान रूपी खेतों में किरणों रूपी जल जम जाता है। जो बर्फ गिरता है, किरणों के रूप में जो बर्फ गिरता है, वही बर्फ जो है अंतरिक्ष या गगन रूपी खेत में जम जाता है। जाने किन स्लेजों पर चढ़कर 6 माहों तक अंधकार आता ही रहता। कि जाने किन स्लेजों पर चढ़कर 6 माहों तक अंधकार आता ही रहता, अर्थात यहाँ पर 6 माह तक अंधकार छाया रहता है और 6 माह प्रकाश में आता है, अर्थात सूर्य दिखाई नहीं देता है इतने लंबे समय तक। लगता जैसे सूर्या को ही ब्याह दिया दिन ने अपने प्रिय मित्र वरुण को। अर्थात ऐसा लगता है जैसे किसी सूर्या को ब्याह दिया गया हो वरुण के साथ। विदा हो गई कन्या की, सब रिक्त हो गए दिक्पालों के अन्न भांडवे। और जिस प्रकार से एक विवाह के पश्चात सब रिक्त हो गए दिक्पालों के अन्न भांडवे। दिक्पाल कहते हैं दिशाओं के लिए, दिक्पालों के अन्न और भांडवे, अन्न भांड कहते हैं बर्तनों के लिए, अन्न से भरे हुए जैसे बर्तन खाली हो जाते हैं। सुनसान पड़ा है नव मंडप जिसमें लग्न यज्ञ का धूम गिर रहा गाढ़ा होकर। और नव मंडप, नव कहते हैं आसमान रूपी जो मंडप है वो एकदम सुनसान दिख रहा है, क्योंकि वहाँ अब कोई चहल पहल दिखाई नहीं दे रही है। और वहाँ धूम्र घिर रहा गाढ़ा होकर। धूम्र अर्थात कोहरे के रूप में जो धुआं है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। समय देवता उन नीचे के गर्म देशों में उतर चलो अब कभी समय देवता, अर्थात समय देवता सूर्य देवता ही समय का निर्धारण करने वाले माने जाते हैं। तो कभी आगे कहता है कि समय देवता उन नीचे के गर्म देशों में उतर चलो अब, कहीं ना जम जाए संवत रत वर्ष अश्व नील रेशम क्षण की बलगा। और अब यह प्रार्थना करता है कभी कि उन नीचे के गर्म देश से उतर चलो अब, अर्थात टुंड्रा प्रदेशों में अत्यधिक ठंड रहती है और अब वह जो गर्म देश हैं उनकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि उतर चलो अब, कहीं न जम जाए संवत्सरत वर्ष अश्व नील रेशमी क्षण की बलका। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि आपके अभाव के कारण, आपके प्रभाव के न होने के कारण से संवत्सरत वर्षरत नील रेशमी क्षण की बलगा, कि कहीं वहाँ का जीवन भी अस्त व्यस्त न हो जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ भी बर्फ ही बर्फ गिरती रहे। और नील रेशमी क्षण की बलगा, और जो नदी है नीले और रेशमी रंग की, वह नदी कहीं बर्फ में न तब्दील हो जाए। यह नीले सूरज की धरती नील कमल सी सुविधा होवे। यह
नीले सूरज की धरती नील कमल सी सुविधा होवे, कि ये नीले सूरज की धरती और नील कमल के समान सुंदर प्रतीत होती है। ऋतु के बर्फ चमेली से मंगल होवे, और ऋतु के बर्फ चमेली से मंगल होवे अर्थात बर्फ सफ़ेद होती है और चमेली का पुष्प भी सफ़ेद रंग का होता है। कि ऋतु के बर्फ चमेली से मंगल हो, बर्फ रूपी चमेली के पुष्प भी यहाँ दिखाई दें। होते हैं प्रारंभ यहाँ से मनुज पदों के रक्त चिन्ह, जो किसी सदी में कभी चले थे अग्नि भूख की प्यास मिटाने। समय देवता मनुज निष्क्रमण की ये प्राचीन कथा। किंतु सामने आ पहुँची है कर्म भूमि, यह उस सरिता की जिसको सब कहते हैं भूलगा। यह यौवन की भूमि सोवियत, जहाँ मनुज की उसके श्रम की होती पूजा। और धीरे धीरे कवि की दृष्टि आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और फिर कवि कहता है कि होते हैं प्रारंभ यहाँ से मनुज पदों के रक्त चिन्ह। अर्थात अभी कुछ समय पहले कवि निर्जनता की ओर, नीरवता की ओर संकेत कर रहा था, लेकिन अब ऐसे स्थान की ओर संकेत कर रहा है जहाँ मनुज के चिन्ह दिखाई देते हैं। मनुष्य का आवागमन है, मनुष्य वहाँ रहते हुए दिखाई देते हैं। जो किसी सदी में कहीं चले थे अग्नि भूख की प्यास मिटाने, जो किसी सदी में कभी चले थे अग्नि भूख की प्यास मिटाने। समय देवता मनुज निष्क्रमण की ये कथा प्राचीन, अर्थात यहाँ से मनुष्य अपनी भूख को मिटाने के लिए और अग्नि की तलाश के लिए यहाँ से निष्क्रमण करता रहा, अर्थात यहाँ से दूसरे स्थानों पर जाता रहा। इस विषय में प्राचीन कथा है। किंतु सामने आ पहुँची है कर्म भूमि, ये उस सरिता की जिसको सब कहते हैं वोल्गा। और सोवियत रूस में एक वोल्गा नदी है। किंतु सामने आ पहुँची कर्म भूमि, ये उस सरिता को जिसको सब कहते हैं, अर्थात उसके बाद उसकी दृष्टि वोल्गा नदी पर पड़ती है। वोल्गा नदी अत्यंत चर्चित नदी है। ये यौवन की सोवियत, जहाँ मनुज के श्रम की होती पूजा, अर्थात ये वह क्षेत्र है जहाँ मनुज के श्रम की होती पूजा। कि जो लोग मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, उनको यहाँ पर महत्व दिया जाता है और यहाँ पर पूंजीवादी समाज का निषेध किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र की की बात यहाँ पर कवि करता है कि जहाँ पर मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है, जहाँ पर मेहनत और उनके परिश्रम के आधार पर उनको महत्व दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।